हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पर जो 5 बिंदु था उस पर चर्चा कर चुके हैं। 5 टॉपिक जो हमारा था हड़प्पा सभ्यता का, उसको पूरी अच्छी प्रकार से देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाके चैनल पर उसे देख सकते हैं। आज हम फिर हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 कर लेकर आए हैं और आज हमारा हड़प्पा सभ्यता इसी वीडियो में पूरी अच्छी प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म हो जाएगा और आपको उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल ही गया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लिए होंगे। इसके बाद हम आप लोग बोलिएगा तो प्रश्न उत्तर का सीरीज आ जाएगा, नहीं तो जितना हम एक्सप्लेनेशन दिए हैं आप डायरेक्ट उससे भी प्रश्न उत्तर बना सकते हैं। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है, ये देखते हैं क्या इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्या हड़प्पा सभ्यता में आज जो हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना है, मोहनजोदड़ो का जो नगर योजना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहता है वो नगर योजना का रहता है। दूसरा टॉपिक देखेंगे राजनीतिक संगठन को। तीसरा देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। और चौथा पॉइंट रहेगा हमारा आज का धार्मिक जीवन रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के वासी किस प्रकार के धार्मिक आस्था पर विश्वास करते थे, इन सभी बात को हम देखेंगे। पांचवा बात करेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की कृषि क्या था, हड़प्पा सभ्यता आखिर आर्थिक रूप से किस पर निर्भर था, इसको देखेंगे। और अंतिम बात करेंगे आखिर इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार से अंत हो गया। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इन्हीं को आज हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आई होप क्या आप लोगों को आज जो क्लास में हम इतना चीज़ बताए, पांचवा पॉइंट की छठा पॉइंट तक आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नगर योजना से आपका सबसे पहली बात बता देते हैं, 5 नंबर का सवाल बनता है। जब आपको हम दिग उत्तरीय प्रश्न उत्तर कराएंगे तो उसमें आपको जो पीडीएफ या नोट्स देंगे उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन रह जाएगा और किस प्रकार से लिखना है उसको भी वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आज हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो का किस प्रकार से विशेषता रहता है नगर योजना में। तो सुनिए, हड़प्पा संस्कृति का सर्वप्रमुख विशेषता जो है इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रमुख विशेषता पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा जाए तो आपका वो नगर योजना ही था। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना में, हड़प्पा सभ्यता का नगर किस प्रकार से था, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 भागों में बटा था। पहला पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी पर। पूर्वी में जो था उसे नगर कहा जाता था और पश्चिमी टीले पर जो था उसे दुर्ग कहा जाता था। याद रखेगा क्या हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना में हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 टीलों में बटा हुआ है। पूर्वी टीला में जो था उसे नगर कहा जाता था और पश्चिमी टीला में जो भाग था उसे दुर्ग कहा जाता था। यही दुर्ग वाला स्थान है जहाँ पर शासक वर्ग रहते थे। विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सभी व्यक्ति जहाँ पर मिलजुल कर रहते थे। यहीं पर आपका राजमार्ग मिला है, प्रसाद मिला है, कोष्ठागार मिला है, सभी चीज़ आपका यहीं पर मिला है। आपको बता दें कि दुर्ग में ही आपका क्या हुआ है, ईंटों का बना हुआ मकान मिला है जहां पर व्यक्ति रहते थे। वो सभी चीज़ आपका दुर्ग में मिला था। आप समझ गए क्या नगर योजना आपका हड़प्पा सभ्यता में 2 भागों में बटा था। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना में सड़क व्यवस्था की। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना में सड़क व्यवस्था की क्या भूमिका रहती है, सुनिए। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़क थी। मोहनजोदड़ो में जो सड़क पाया गया है या हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क पाया गया है वह सड़क में क्या है, चौड़ी सड़क पाया गया और पूरी समतल सड़क पाया गया है। मोहनजोदड़ो में जो सड़क पाया जाता है वो चौड़ी पाया जाता है और कैसा पाया जाता है, समतल पाया जाता है। देखिए, सवाल पूछे हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना का वर्णन करे या पूछे मोहनजोदड़ो में नगर योजना का वर्णन करें तो यही 5 पॉइंट आपको लिखना है। तो सुनिए, सड़क व्यवस्था क्या था। मोहनजोदड़ो में जो थी प्रमुख विशेषता वहाँ की एक सड़क व्यवस्था भी थी। यहाँ की सड़क जो है 9.15 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पा सभ्यता जो सड़क थी वो 9.15 मीटर क्या थी, चौड़ी थी। और यहाँ की जो सड़कें हैं एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर काटती है। यहाँ जितना भी सड़क पाया गया है हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना में वह एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पर काटता है। दिखाते हैं आपको किस प्रकार से काटता है। यहाँ पर जितना भी सड़क पाया गया है वह सब क्या पाया गया है, एक दूसरे को समकोण पर काटता है। देखिए, इस प्रकार से सड़क जाती थी, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें घुमावदार किसी प्रकार का नहीं होता था, जैसे समकोण होता है ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से घूम जाता था। अगर फिर इस नीचे की तरफ आना है तो इस प्रकार से जाएगी
इस प्रकार से आ जाएगी। फिर अगर इधर की ओर आना है इस प्रकार से आएगी, इधर से करें। देखिए अब समकोण की तरह बन रहा है, एल के टाइप के बन रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था वह एक दूसरे को क्या करता था, समकोण पर काटता था। सड़क जो होता था वह मिट्टी का बना होता था, वह इनकी साफ सफाई जो होता था, ये सड़क जो होता था मिट्टी का बना होता था। इनकी साफ सफाई के लिए क्या किया जाता था, समुचित व्यवस्था था। नालियाँ जो होती थी, सड़क के बगल में जो नालियाँ होती थी, इन सड़कों के बगल में क्या होती थी, नालियाँ होती थी, और नालियों को क्या करता था, खुला नहीं छोड़ा जाता था। हड़प्पा सभ्यता नगर योजना में जो सड़क के किनारे नालियाँ होती थी, नालियों को खुला नहीं छोड़ा जाता था, इसे विशेष रूप से ढक दिया जाता था और इसे कूड़ा कचरा डालने में इसमें सख्त मनाही रहता था। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सड़क के बगल में क्या मिलता है, चबूतरा मिलता है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो चबूतरा मिला इस साइड में, वहाँ पर क्या करता था, वे लोग बैठकर अपनी दुकानदारी करते होंगे। ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था। इस प्रकार से आपका हड़प्पा सभ्यता का क्या था, सड़क व्यवस्था था। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था किस प्रकार थी। आइए दूसरी टॉपिक को लेते हैं, बात करते हैं जल निकासी प्रणाली की। तो मोहनजोदड़ो के एक नियोजन एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली बना देती है, जल निकासी प्रणाली। यहाँ जो है बताते हैं आपको, ये जो मान के चलिए ये रोड था, ठीक है, रोड बनने के बाद होता था समकोण पर कटता था, और समकोण पर जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए कर रहा है, ठीक वहीं पर वर्गाकार खंडों में सभी का क्या होता था, घर होता था। वर्गाकार खंड में जितना भी हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो में घर पाया गया है, वो उसके बगल में क्या पाया गया है, वर्गाकार पाया गया है। तो इतने जितना भी घर था यहाँ, इन सभी घरों से जल निकासी के लिए क्या किया गया था, अगल बगल में क्या किया गया था, नाला बनाया गया था। आपको अभी तुरंत ही बता है, और नाला में क्या किया था, पक्की नाली बनाया गया था। पक्की नाली बनाया गया था। जितना भी घर का गंदा सामान होता था, गंदा पानी होता था, वह सभी किस में आ जाता था, इस नाली में आ जाता था, और नाली को समुचित व्यवस्था था क्या, उसको साफ करने का, और नाली को ढक दिया जाता था। इसी को हड़प्पा सभ्यता का क्या कहते हैं, जल निकासी प्रणाली कहते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि जितना भी घर का पूरी गंदी पानी को इसी नाली के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता में बाहर कर दिया जाता था। चलिए तीसरा पॉइंट को हम लोग लेते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता स्नानागार। स्नानागार एक मोहनजोदड़ो में एक स्थान मिला है, स्नानागार मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग में क्या मिला है, एक स्नानागार मिला है। और स्नानागार के बारे में जो मिला है, ये स्नानागार ऐसे तो सबके घरों में अलग अलग था, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर मिला है, जिसे मोहनजोदड़ो मिला है स्नानागार। और स्नानागार में क्या हुआ है, सार्वजनिक है। इसके बारे में पुरातत्ववेत्ता क्या बताते हैं, ये जो स्नानागार है इसका प्रयोग किया जाता होगा धार्मिक पूजन स्थलों में या धार्मिक अनुष्ठानिक स्नान हेतु क्या करता होगा, ये स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। इसमें बात करें, ये स्नानागार में तो स्नानागार में इसमें उतरने के लिए उत्तर व दक्षिण से बनी हुई सीढ़ी बना हुआ है। उत्तर से दक्षिण से सीढ़ी बना हुआ था, जिससे उतरकर व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें स्नान करते थे। और सार्वजनिक स्नानागार था, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो में जो मिला है स्नानागार, इसमें लोग अनुष्ठानिक कार्य हेतु, सार्वजनिक स्नान हेतु इसका प्रयोग करता होगा। बात करें स्नानागार में जो पानी जमाव था, जो गंदी पानी हो जाता था, उसे समुचित निपटान के लिए व्यवस्था थी, और अच्छी पानी भरने की भी व्यवस्था इसमें मौजूद थी। और स्नानागार के बगल में ही आपको क्या मिलता है, छोटे छोटे रूम मिल जाते हैं या कमरा मिल जाते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या करते थे, अपना कपड़े चेंज करते थे। आई होप आपका स्नानागार वाला भी बिंदु कंप्लीट हो गया होगा। चलिए लेते हैं चौथा पॉइंट को हम लोग। चौथा पॉइंट लेते हैं अन्नागार। अन्नागार का अर्थ होता है जहां पर क्या रखते थे, अन्न रखते थे। मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो में एक आपका अन्नागार मिला है, जिसमें कि हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कोठार खोजा गया है। हड़प्पा के दुर्ग में ये जो साइड है, यहीं पर क्या मिला है, हड़प्पा 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। धान्य कोठार क्या होता है, जिसमें धान्य रखा जाता है। इसलिए यहाँ की एक प्रमुख विशेषता में से एक और विशेषता प्रमुख हो जाती है अन्नागार, जिसमें कि हड़प्पा के दुर्ग में क्या मिला, 12 धान्य कोठार मिला है। और ये 12 धान्य कोठार क्या है, इसमें हवा आने जाने की व्यवस्था थी, और जो आपका धान्य था या अन्य किसी प्रकार का जो
किसी प्रकार का अनाज होता था, उन सभी को रखने के लिए विशेष अन्नागार की व्यवस्था होती थी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो के नगर योजना के अंतर्गत अन्नागार में क्या होता था, अन्न रखने के लिए विशेष प्रकार की सुविधा थी और अन्न को संदृढ़ प्रकार से रखने के लिए विशेष अन्न को संदृढ़ प्रकार से रखने की बहुत ही अच्छे प्रकार से अन्नागार को बनाया जाता था। आई होप आपको ये चौथा पॉइंट जो था वो भी क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं हम लोग अंतिम पॉइंट जो कि ईंट के बारे में है। हड़प्पा संस्कृति में जितना भी ईंट खोजा गया है वह सभी आपका कितना मिला? पकी हुई ईंट मिला है। ये सभी आपका मोहनजोदड़ो में मिलता है और मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। और ईंट जितना भी मिलता है मोहनजोदड़ो में वह सभी आपको पकी हुई ईंट मिलती है और एक विशेष अनुपात में मिलती है। सभी ईंटों में एक रूपता पाई जाती है। जितना भी कच्चा माल होता है उन सभी चीज़ों में मोहनजोदड़ो की विशेषता में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वह सभी में एक रूपता पाई जाती है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में ईंट भी जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पूछा जाए या मोहनजोदड़ो की विशेषता पूछा जाए तो ये पांचों पॉइंट को आप लिख सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब लेते हैं दूसरा पॉइंट को, हड़प्पा सभ्यता का आखिर राजनीतिक संगठन कैसा था या शासक वर्ग कैसा था। इसको जानने से पहले आप इस बात को समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में अगर हम राजनीतिक संगठन या शासक वर्ग की बात करें तो ऐसा किसी भी प्रकार का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है जिसके आधार पर हम कह सके क्या हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन था या तो शासक वर्ग था। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिलता है जिसके आधार पर हम कहें क्या हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन था या कि कोई भी शासक वर्ग था। इसलिए वहाँ पर जो चीज़ भी मिला है या किसी प्रकार की मंदिर मिला है उन सभी से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन था या नहीं था। लेकिन अगर आप अपने विचार से देखें कि हड़प्पा सभ्यता में जितनी हम लोग विशेषता देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो में जितनी प्रकार की हम विशेषता को देख रहे हैं, तो राजनीतिक संगठन होना वहाँ स्वाभाविक था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें राजनीतिक संगठन के बारे में किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ के राजनीतिक संगठन के बारे में बताना बहुत ही पुरातत्ववेत्ता के लिए मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको दूसरा पॉइंट राजनीतिक संगठन कंप्लीट हो गया होगा क्या किस प्रकार से इसको आपको बनाना है। तीसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए इनमें से सबसे अधिक बार जो पूछा गया है, पहला नगर योजना, दूसरा नगरों का पतन को। इसलिए हम दोनों पॉइंट को बहुत ही अच्छी प्रकार से लेंगे, अन्य पॉइंट को आपको धीरे धीरे समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आइए तीसरे पॉइंट को लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई था। उनकी सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण होता था। उत्खनन से प्राप्त नाड़ी मूर्तियां से प्राप्त संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। आपको हम पहले बता चुके हैं क्या जितना भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई उसके खुदाई के दौरान मिले अवशेष, उत्खनन के दौरान मिले अवशेष के आधार पर ही क्या किया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में जब सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा मातृ मूर्तियाँ मिला है, महिलाओं की मूर्ति मिला है। इसलिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता जो था, परिवार जो था हड़प्पा सभ्यता का वो था मातृसत्तात्मक। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की कुछ विशेषता की, तो वहाँ पर समझिए क्या हड़प्पा सभ्यता में जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता में कुछ ही पॉइंट को हम लिए, ठीक है, बुक में और आपका अधिक दिया गया, आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में जो बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग हड़प्पा सभ्यता में लोग रहते थे। जब बात करें क्या दूसरा पॉइंट का, तो खुदाई जब हो रहा था हड़प्पा सभ्यता में तो हमें सुई मिला है, सुई मिला है, कताई बुनाई के सामान मिला है, जिससे ये संकेत मिलता है हमें क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। तीसरा पॉइंट आ जाता है स्त्रियां वहां पर क्या करती थी, जूड़ा बांधती थी। केस विन्यास प्रचलित था, अर्थात केस रखने की प्रथा थी, केस बड़ा बड़ा रखने की प्रथा थी। तो स्त्रियां अपना जूड़ा बांधती थी। पुरुष क्या करता था, बाल और दाढ़ी बड़े बड़े रखता था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की विशेषता में क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी, पुरुष क्या करता था, बाल दाढ़ी बड़े बड़े रखते थे।
चौथा बात करें तो श्रृंगार प्रसाधन के शौकीन थे। श्रृंगार जो होता है इनके बारे में बहुत सी जो हमारी उत्खनन के दौरान मिला, जैसे लिपस्टिक मिला है, इसी प्रकार से बहुत चीज़ें जो मिलती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में श्रृंगार प्रसाधन के वे लोग क्या थे, बहुत ही शौकीन थे। पांचवा बात करते हैं आभूषण। आभूषण वे लोग क्या करते थे, बहुत ही मूल्यवान पहनते थे, बहुत ही कीमती पहनते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान क्या मिला है, हाथी दांत मिला है और हड्डी एवं शंख आदि के आभूषण बने हुए मिले हैं, जिसके आधार पर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के श्रृंगार प्रसाधन के शौकीन थे और बहुमूल्य आभूषण पहनते थे। छठा पॉइंट और अंतिम पॉइंट क्या है, ये लोग एक पांसा कोई खेल होता है, ठीक है, उसके शौकीन थे। याद रखिएगा, ये लोग पांसा एक प्रकार का खेल है जिसके ये लोग शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता आई होप सामाजिक जीवन जो था आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का आखिर धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, उनको समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो धार्मिक जीवन की जब हम लोग बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कोई भी ऐसा धार्मिक स्वरूप नहीं मिलता है जिसके आधार पर पूरी एग्जैक्ट तरीके से आपको बताया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन में इस भगवान पर आस्था रखते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में बात करें, ना ही कोई आपको कोई ऐसा एक भवन दिखेगा जिसे आप क्या कर सके, मंदिर बोल सके। इसलिए पहला पॉइंट हम क्या डाले हैं, हड़प्पा सभ्यता में ना ही कोई ऐसा भवन मिला है जिसे आप क्या कह सके वह मंदिर है, ठीक है। लेकिन कुछ विशेषताओं, कुछ उत्खनन के दौरान कुछ मिले विशेष प्रकार की वस्तुओं के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात आता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृण्मय मूर्तियां मिली है, खुदाई के दौरान क्या मिला है, मृण्मय मूर्तियां मिली है, माता की मूर्तियां मिली है, तो उसे ही क्या माना गया है, मातृ देवी मान लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान जो मृण्मय मूर्तियां मिली है उसे ही मातृ देवी मान लिया गया है। और आज के समय में जिसे हम लोग काली दुर्गा माँ के नाम से इत्यादि के नाम से जानते हैं। इसलिए पहला पॉइंट आपका दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं, धरती को उर्वरता देवी मानता होगा। कारण यह है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा मूर्ति मिला है स्त्री का जिसके गर्भ में से क्या पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि धरती को उर्वरता देवी मानता होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति मिला है जिसके स्त्री का मूर्ति है और जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि धरती को वे लोग क्या मानते थे, उर्वरता देवी मानते थे। चौथा पॉइंट आता है, मैके महोदय क्या बताता है पशुपति के बारे में। मैके महोदय कौन था, इसके बारे में सुनिए। मैके महोदय आपका क्या था, इतिहासकार था। इसको क्या मिला था, मोहनजोदड़ो में एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुआ था किसको, मैके महोदय को, जिसमें क्या 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा था, जिसका 3 सिंह, इसके बाईं ओर एक गेंडा भैंसा है तथा दूसरी ओर दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र है, जिसका सम्मुख एक हिरण है, जिसकी तुलना मैके क्या करता है, पशुपति से करता है। पांचवा पॉइंट लेते हैं, लिंग पूजा के संकेत। हड़प्पा सभ्यता में आपको लिंग पूजा के संकेत मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत संख्य मात्रा में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता में आपको बहुत संख्य मात्रा में, बहुत अत्यधिक प्रकार में आपको लिंग और संख्य प्राप्त होता है, जिसके आधार पर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग पूजा करते थे। छठा पॉइंट आपका आ जाता है, ये लोग क्या करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। और वृक्ष में कौन सी वृक्ष की पूजा करते थे, तो पीपल की वृक्ष की पूजा करते थे। सातवां पॉइंट आ जाता है, चाहे ये लोग कुबर वाला बैल यहाँ पर क्या था, विशेष पूजनीय था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में कुबर वाला जो बैल है वह क्या था, बहुत ही विशेष पूजनीय है। आठवां पॉइंट आ जाता है, नाग पूजा तंत्र मंत्र पर विश्वास रखता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, नाग पूजा और तंत्र मंत्र पर क्या करते थे, विश्वास रखते थे। जो जादू टोना नहीं होता है उसी के बारे में कहा जाता है, तंत्र मंत्र पर क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। और 9वां और अंतिम पॉइंट क्या आ जाता है, कालीबंगा से आपको अवशेष मिलता है हवन कुंड के, जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ भी हुआ करते थे। तो यही 9 पॉइंट आपको हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में एक अनुमान के आधार पर कह सकते हैं। पहला क्या, हड़प्पा सभ्यता में कोई भी ऐसा भवन नहीं मिलता है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वह मंदिर था। दूसरा, मृण्मय मूर्तियां मिलती है जिसे हम लोग क्या देते हैं, वह मातृ देवी था। और धरती को उर्वरता देवी मान लिया जाता है, क्योंकि वहाँ की एक मूर्ति मिली है जिसमें क्या मिला है,
स्त्री के गर्भ में, मूर्ति जो था स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है। और पांचवा हमारा मिलता लिंग पूजा के संकेत मिल जाता है, क्योंकि वहाँ की बहुसंख्य मात्रा में हमें पत्थर अथवा मिट्टी से बना लिंग योनि प्राप्त होता है। अंतिम आपको हम 7वां, 8वां, 9वां में कुंवर वाला बैल के बारे में बताते हैं, और 8वां में आता है नाग पूजा और तंत्र मंत्र के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को अत्यधिक, हड़प्पा सभ्यता में जितने लोग थे, मोहनजोदड़ो की बात करें तो उन लोगों को विश्वास था। और कालीबंगा में क्या मिला है, हवन कुंड और यज्ञ क्या प्रमाण होने का, हमें यज्ञ करवाने का प्रमाण होने का हमें इससे पता चलता है। आई होप आपको धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की कृषि। हड़प्पा सभ्यता की कृषि, आखिर हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन किस प्रकार से चलता था, आखिर हड़प्पा सभ्यता के लोग रुपया पैसा कहाँ से लाते थे। सबसे पहली बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, कृषि ही था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूल आधार की बात करें तो मूल आधार हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था, कृषि ही था। तो हड़प्पा खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं होता था। यहाँ की खेतों में क्या थी, बहुत ही उर्वरता थी, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग या मोहनजोदड़ो में कहीं भी किसी भी जगह पर क्या थी, अनाज की कमी नहीं होती थी। सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता में फसल उपजाया जाता था वह कपास उपजाया जाता था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो यहाँ पर उपजाया जाता था वह कपास उपजाया जाता था। और प्रमुख खाद्यान्न फसल में आपका गेहूँ और जौ था, और मटर और तिल भी इसमें शामिल था। प्रमुख खाद्यान्न फसल में हड़प्पा सभ्यता का गेहूं और जौ था, और कुछ जगह पर मटर और तिल भी होता था। फल के अंतर्गत बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग फल कौन कौन सा उपजाया करते थे, तो उसमें से आपका केला उपजाया करते थे, नारियल, खजूर, नींबू, अनार इत्यादि प्रकार के क्या करते थे, फल भी उपजाते थे। और पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन भी हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से करते हैं, जिसमें से उसका बैल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। और वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पशुपालन करते थे उसमें से जो बैल रखते थे, और बैल जो वहाँ होता था वह 2 प्रकार का होता था। पहला क्या होता था, कुबरदार वाला, जो कुबर होता है ना बैल पे, आजकल भी आप लोग देख सकते हैं, गांव समाज में बैल दिखता है, वहाँ भी देख सकते हैं। क्या होता था, कुबर वाला होता था, बड़ा सिंग वाला एक प्रकार का बैल होता था, और दूसरा होता था बिना कुबर वाला छोटे सिंग वाला बैल। 2 प्रकार का बैल होता था हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन के अंतर्गत। पहला होता था जिसको कुबर हो और बड़ा सिंग होता था, दूसरा होता था जिसको कुबर नहीं होता था और छोटा सिंग होता था, वह भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रकार का बैल था, और वह पशुपालन के अंतर्गत आता था। अब बात करते हैं पालतू जानवर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के जानवर को पालते थे, तो उनमें से इसका गाय आ जाता, बैल आ जाता, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट इत्यादि प्रकार के हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, जानवर को पालते थे। बात करते हैं अंतिम शिल्प तथा उद्योग। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ उद्योग भी करते थे, जैसे कि बात करें वहाँ पर कताई बुनाई के उपकरण मिला है। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला है, कताई बुनाई, जो बुनने और काटने का जो सामान होता है वह सभी चीज़ हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कताई बुनाई के आधार पर क्या करते थे, उद्योग करते थे छोटे मोटे। हड़प्पा सभ्यता में दूसरा पॉइंट क्या मिलता है शिल्प तथा उद्योग के अंतर्गत, कुंभाकार के मोहल्ला मिलता है, क्योंकि मटके बनाने के कारखाने आपको कई जगहों पर हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कुंभाकार के मोहल्ले के मिलने के कारण कुंभा जो मटका बनाने के कार्य होता था, ये इस प्रकार का भी उद्योग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। शिल्प तथा उद्योग के अंतर्गत तीसरा और अंतिम पॉइंट क्या आता है, चांदी के आभूषण। चांदी का आभूषण मिलने से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी और अन्य विशेष प्रकार की धातु को क्या करते थे, इनकी उद्योग करते थे, या शिल्प तथा उद्योग के अंतर्गत क्या करते थे, इनकी क्या करते थे, व्यापारी करते थे, और चांदी की आभूषण बनाकर उसे बेचा करते थे। आई होप आपको हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना सबसे पहले क्लियर हो गया होगा। राजनीतिक संगठन के बारे में तो कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, और सामाजिक जीवन के अंतर्गत आप देख ही सकते हैं, जितना पॉइंट है आपको हम अच्छी प्रकार से बता दिए। और धार्मिक जीवन भी आपको वृक्ष की पूजा के अंतर्गत पीपल और जितना भी पॉइंट्स आपको समझा चुके हैं। कृषि जो होता है, कृषि के अंतर्गत भी हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी चीज़ आए आपको समझा सकते हैं। एक बार चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नगरों के पतन। अगर आप स्क्रीनशॉट से नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्ट इसका PDF मिल जाएगा। तो
टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़िए। अन्यथा जो चैनल का नाम है मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, इसको जाके आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। वहाँ पर मेरा चैनल आएगा, जो हमारा चैनल का लोगो है सक्सेस का, उसी का लोगो लगा हुआ सक्सेस का आएगा। तो आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल से संबंधित जितनी भी सूचनाएं पीडीएफ होगी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो अंतिम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो कोई छोटी सभ्यता नहीं थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हो गया? तो हड़प्पा सभ्यता की जब पतन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता आखिर अंत कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता, बहुत से इतिहासकार का क्या कहते हैं, बहुत सा अपनी अपनी राय रखते हैं। उनमें से 5-6 का राय इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन बीबी लाल का जो अंतिम राय होता है वो बहुत ही सटीक बैठता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बीबी लाल का जो कथन है उसे क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन में कौन से इतिहासकार क्या कहते हैं। सबसे पहला आता है व्हीलर। व्हीलर एक इतिहासकार, वो क्या कहता है, 1500 ईस्वी पूर्व आर्य क्या किया, आक्रमण किया, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ये कौन कहता है? व्हीलर। वहीं दूसरा पॉइंट पर आता है आयरनस्टाइन और एन घोष, ये दोनों भी इतिहासकार था। ये दोनों क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। तीसरे पर आता है MR सहनी। ये क्या कहता है, जल पलावन या बाढ़ जैसी समस्या के कारण MR सहनी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। चौथे पर आता है माधव स्वरूप वत्स और ST लेम्ब्रिक। ये आता है चौथा नाम। नेम आपको उतना याद नहीं रखना है, ठीक है। जब आपको उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे तो आपको हम बता देंगे किस प्रकार से इसको एक्सप्लेनेशन वहां पर लिखना है। तो चौथा आता है क्या, माधव स्वरूप वत्स और ST लेम्ब्रिक क्या कहते हैं, नदी का जो मार्ग परिवर्तन होता है, क्योंकि हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। तो नदी में मार्ग परिवर्तन हुआ, नदी का मार्ग इस ओर खुल जाने के कारण क्या हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया। किसके अनुसार कहा जा रहा है, तो माधव स्वरूप और ST लेम्ब्रिक के द्वारा। पांचवा पॉइंट पर आता है आपका KUR कैनेडी। KUR कैनेडी क्या कहता है, मलेरिया जैसे घातक बीमारी या महामारी या आपदा के कारण क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। ये बताता है आपका KUR कैनेडी। अंतिम में आता है बीबी लाल। बीबी लाल का क्या कहने का अर्थ है वो सुनिए। बीबी लाल क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई तथा हड़प्पा सभ्यता में जो ये नगरीकरण थी, नगरीकरण का अंत हो गया। ये कौन कहता है, बीबी लाल। एक ही पॉइंट पर डायरेक्ट कह देते हैं, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण, व्यापार में भारी गिरावट आने के कारण ही क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की जो सुख समृद्धि थी, नगरीकरण की जो व्यवस्था थी, वह समाप्त हो जाता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर का भी द एंड हो जाता है। आई होप आपको दोनों वीडियो से पूरी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा और हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछे तो आप बना सकते हैं। अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो टेलीग्राम पर अवश्य आप हमें कमेंट कर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और वीडियो को आप हमें लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 12 की तैयारी आपको यहाँ पर फ्री में कराई जाएगी। अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आ चुकी है, जाके आप उसे चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो पर एक आप अवश्य प्यारा सा कमेंट कर बताएं क्या वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।